हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अगस्त और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। तो पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से हाल ही में गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए दिया गया है, जो कि हिंदी में था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है, जो कि अमेरिकी अनुवादक हैं। गीतांजलि श्री को इससे पहले साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इन्हें यह सम्मान रेत समाधि के लिए दिया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा ही किया गया था। पहली हिंदी भाषा की यह पुस्तक थी जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गज़ैब का अनावरण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। तो हाल ही में एशियाई देश तुर्की द्वारा गैर परमाणु बम गज़ैब का निर्माण किया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। गज़ैब गज़ैब का अर्थ है क्रोध। इसका वजन है 970 किलोग्राम। 22 से 27 जुलाई 2025 तक IDEF यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में इस्तांबुल में इसका अनावरण किया गया है। अगला सवाल है, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूध सब्सिडी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो असम सरकार द्वारा हाल ही में दूध सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है, जो कि राज्य के डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के दूध पहुंचाने वाले डेयरी किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 30 लीटर प्रतिदिन पर यह लागू होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो 20,000 डेयरी किसान इससे लाभान्वित होंगे राज्य के, जो कि राज्य के 601 सहकारी समितियों से जुड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए इस योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। तो हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए है। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि कर्नाटक कैडर के हैं अजय सेठ। अब शॉर्ट में IRDAI को जानेंगे। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना साल 1999 में की गई थी, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत की गई थी, जबकि इसने कार्य करना शुरू किया था साल 2000 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है। पहले यह दिल्ली में था, जिसे कि साल 2001 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। यह 10 सदस्यीय परिषद है, जिसमें कि 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा पहुंच को बढ़ाना, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। यह आयोग 7 सदस्यीय होगा, जिसमें कि 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। इनमें एक महिला या फिर ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य के सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना। राज्य में वर्तमान में 263 नगर निकाय, 16 नगर निगम, 88 नगर परिषद और
156 नगर पंचायत हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में 8053 है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों के अलावा निजी संस्थानों, सार्वजनिक शौचालयों में भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इन सब को लेकर राज्य में पूरे 4 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी वर्तमान में हैं, जिनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिव्या देशमुख। तो फीडे महिला विश्व कप 2025 हाल ही में इसका समापन हुआ है, जिसका आयोजन जॉर्जिया के बतूमी शहर में किया गया था। विश्व चैंपियन बनी है इस महिला विश्व कप में भारत की दिव्या देशमुख, जबकि उप विजेता रही है कोनेरू हम्पी, ये भी भारत की हैं। फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। इसके अलावा भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी है भारत की। अब पुरुषों में मौजूदा विश्व चैंपियन कौन है शतरंज के? तो भारत के डी गुकेश हैं। इसके अलावा साल 2025 में फीडे पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना से सितंबर 2025 में कौन से लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MiG-21। तो MiG-21 देश की पहली सुपरसोनिक उड़ान के प्रतीक के तौर पर इसे जाना जाता है, जिसे कि साल 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 19 सितंबर साल 2025 को इसे भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, प्री-विहियर मंदिर की वजह से किन 2 देशों के बीच संघर्ष जारी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड और कंबोडिया। तो 2 एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले कुछ दिनों से संघर्ष जारी है। अब यह विवाद, ये संघर्ष हो क्यों रहा है? तो दरअसल इस विवाद की वजह है प्री-विहियर मंदिर। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को निर्मित किया गया था, जबकि साल 1907 से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। दरअसल कंबोडिया द्वारा वाटरशेड समझौते के तहत एक नक्शा बनाया गया, जिसमें कि इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया था, जिसे कि थाईलैंड द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में कहां भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। तो हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। कहां किया गया है? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है। इसके इंजन की क्षमता है 1200 हॉर्स पावर, जो कि वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक क्षमता वाला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है यह। इसके अलावा अन्य देशों में यह क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर तक ही सीमित है। इसकी गति और क्षमता की बात करें तो यह ट्रेन लगभग 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और एक सीट में 2638 यात्रियों की बैठने की क्षमता है इसमें। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की बात कही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2035। तो हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने, जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं, इन्होंने साल 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की बात कही है। साथ ही साल 2028 तक पहला मॉड्यूल कक्षा में स्थापित करने की बात भी कही है। अगले 3 वर्षों में अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या 3 गुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अंतरिक्ष में भारत के 55 उपग्रह हैं। अगला सवाल है, कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त वीरों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान विधानसभा परिसर में। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। अगला सवाल है, हाल ही में कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और सतत जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्ष तक के लिए है। इस पे लागत कितनी आएगी, तो वार्षिक 5,000 करोड़ रुपए, जबकि पूरे 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत नालसा द्वारा की गई है। यह योजना भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में सेवा देने वाले सेना कर्मियों, सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई है, ताकि इनके कानूनी मामलों को निपटाया जा सके और इन जवानों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित न होना पड़े। अब शॉर्ट में नालसा को जानेंगे। तो नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 39A और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली पिराटोला वुल्फ स्पाइडर पिराटोला एक्यूमिनेटा की खोज की गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में मध्यम आकार की भेड़िया मकड़ी पिराटोला एक्यूमिनेटा की पहली बार भारत में पहचान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता द्वारा की गई है। यह खोज सगर द्वीप में की गई है, जो कि सुंदरबन क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान में पिराटोला एक्यूमिनेटा केवल पश्चिम बंगाल, खास तौर पे सगर द्वीप में पाया गया है। भारत में किसी और जगह पे यह अभी नहीं है। यह मकड़ी लगभग 8 से 10 मिलीमीटर लंबी होती है, जमीन पर रहती है और तेजी से चलकर शिकार करती है। अगला सवाल है, भारत की नई सहकारिता नीति 2025 को हाल ही में कहां से लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को हाल ही में नई दिल्ली में अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नीति को तैयार करने के लिए 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुरेश प्रभु थे, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 17 बैठक, 4 क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किए गए इस नीति को बनाने के लिए, जिनमें से 750 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें की 648 सुझाव इस नीति में शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य है सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना। अगला सवाल है, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी नारायणन। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन को, जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं, हाल ही में इनको जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जीपी बिरला आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दूरदर्शी योगदान देने वाले व्यक्ति को सम्मानित करना। वी नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में वैज्ञानिक नवाचार और नेतृत्व के तौर पर इनके प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो पूरी तरह से स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लो तापमान पर काम करने वाली बाइपोलर प्रोसेस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दरअसल 2 संस्थाओं, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज और श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें कि यह परियोजना में शामिल है।
इस परियोजना पे कुल लागत कितनी आएगी? तो 10 करोड़ से अधिक। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसकी अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष की। लगभग 5000 लोगों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा यह हाइड्रोजन संयंत्र। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। तो भारत द्वारा हाल ही में चाइना के लिए फिर से पर्यटक वीजा जारी कर दिया गया है। दरअसल साल 2020 में कोविड-19 और गलवान घाटी की झड़प के बाद चाइना के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई 2025 को इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना, लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सीधे हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करना। अगला सवाल है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय सिंघल। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल नियुक्त किए गए हैं, जो कि एसएसबी के अगले यानी कि 26वें महानिदेशक होंगे। वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं अमित मोहन, जो कि 31 अगस्त 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और यह एसएसबी के 25वें महानिदेशक हैं। अब संजय सिंघल, तो इनकी नियुक्ति अमित मोहन के सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी, यानी कि 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी और इनके कार्यकाल की अवधि रहेगी 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक। साल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय सिंघल, जो कि ओडिशा कैडर के हैं। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। अब शॉर्ट में एसएसबी को जानेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्यरत है। इसकी स्थापना 15 मार्च साल 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है भारत, नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। अगला सवाल है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साझेदारी की गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मास्टर कार्ड के बीच हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय और मांग वाले भारतीय मास्टर कार्ड धारकों के लिए विशिष्ट पर्यटन अनुभव तैयार करना और आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला सवाल है, पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट 2025 इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 9 से 28 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। अगला सवाल है, आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। तो आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस यह हर 4 साल पे आयोजित होने वाला आईयूसीएन का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। साल 2025 में इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में किया जाएगा। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संबंधी मंच है, जिसमें कि सरकार, नागरिक समाज, स्वदेशी समुदाय, बिजनेस और अकादमिक दुनिया की भागीदारी रहती है। दरअसल साल 2025 के लिए आईयूसीएन द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को इस सम्मेलन के लिए मेजबान देश के तौर पर चयन किया गया है। इस सम्मेलन के लिए 5 विषय तय किए गए हैं। ये 5 विषय कौन से हैं? तो पहला है विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को जोड़कर जलवायु अनुकूल संरक्षण को व्यापक रूप देना। दूसरा है प्रकृति आधारित समाधान, उत्सर्जन न्यूनीकरण और अनुकूल रणनीतियां अपनाना। तीसरा है स्वदेशी समुदाय, महिलाएं, युवा
नागरिक समाज को संरक्षण निर्णयों में शामिल करना। चौथा है आर्थिक संरचनाओं को प्रकृति सकारात्मक मॉडल की ओर परिवर्तित करना। और पांचवा है तकनीकी नवाचार, नेतृत्व और नई शासन मॉडल के माध्यम से बड़े बदलाव करना। 160 से ज्यादा देशों के 10,000 से 15,000 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। अगला सवाल है हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबो। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हाल ही में 15 से 17 जुलाई तक श्रीलंका के कोलंबो शहर में किया गया है। इसका विषय था या फिर यूं कहें थीम थी, विविधता व अवसरों वाले क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। इस बैठक का उद्घाटन हरिनी अमरासूर्या द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल है काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दरअसल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व को हाल ही में विश्व स्तर पर तीसरा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। काजीरंगा में वर्तमान में 148 वयस्क बाघ पाए गए हैं। साल 2022 में यहाँ 104 वयस्क बाघ थे। पहली बार विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन की सर्वे में इसे शामिल किया गया है। इस सर्वे के अनुसार 27 बाघ मिले हैं। यहाँ काजीरंगा में वर्तमान में 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में है। पहले स्थान पर है कर्नाटक का बांदीपुर, यहाँ 19.83 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में है। जबकि दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पे 19.56 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में है। अगला सवाल है हाल ही में मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को कितने दिन तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने। तो हाल ही में मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 6 महीने 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। यह राष्ट्रपति शासन राज्य में 13 फरवरी 2025 से लागू है। अब वन लाइनर के सवालों को देखेंगे। तो पहला है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए हैं? तो मालदीव के। अगला है हाल ही में लॉन्च दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सिंह डुमोलिया के द्वारा। अगला है हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा हाल ही में भारत को 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं। अगला है हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं? तो उमा कांजी लाल। अगला है हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वैशाली निगम सिन्हा। अगला है हाल ही में WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी है? तो वीनस विलियम्स। अगला है हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आर दोराईस्वामी। अगला है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो सिंगापुर के बीच। अगला सवाल है हाल ही में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो दूसरे। अगला है हाल ही में गोवा के 22वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुष्पापति अशोक राजू। अगला है हाल ही में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। अगला है हाल ही में CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 87वां
हुआ। अगला है, हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला है, हाल ही में संसद टीवी के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, हाल ही में टॉम लेहरर का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमेरिकी गायक थे, संगीत व्यंग्यकार और गणितज्ञ थे। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनुराधा ठाकुर। अगला है, हाल ही में एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 बालिका एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दिव्यांशी भौमिक ने। अगला है, रेमोना परेरा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। हाल ही में इन्होंने 170 घंटे तक भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। अगला है, भारत के पहले हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। अगला सवाल है, हाल ही में शेप 2025 नामक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा।